गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं अंजलि शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है फूड एंड न्यूट्रिशन, आहार एवं पोषण। तो आज के टॉपिक में हम क्या देखेंगे कि हम क्या क्या खा रहे हैं और उससे हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। हम जो हमारे डेली बेसिस में जो डाइट हम लेते हैं वो बैलेंस्ड है भी या नहीं, उसमें हमें जो जो भी पोषक तत्व की जरूरत है वो हमें मिल पा रहे हैं या नहीं। तो आज के इस पूरे चैप्टर में हम आपको एट द एंड आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या आप एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ठीक है, शुरू करें। ठीक है, तो सबसे पहले एक संस्था है जिसका आपने नाम सुना होगा, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी संस्था है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस संस्था ने कुछ मानक, कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं कि आप जो ले रहे हो, जो फूड आप ले रहे हो, उसमें कितनी कितनी मात्रा में क्या क्या होना चाहिए। जैसे अगर आप प्रोटीन ले रहे हो तो उसमें कितना प्रोटीन होना चाहिए, आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपका कितना मसल डेंसिटी है, उसके अकॉर्डिंग आपको कितना फैट लेना चाहिए, कितना प्रोटीन लेना चाहिए, आपके कार्ब्स कितने होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा WHO ने यह भी बताया हुआ है कि एक बैलेंस डाइट क्या होती है। ठीक है, तो WHO की जो अकॉर्डिंग जो बैलेंस डाइट है वो क्या है? कोई भी डाइट जिसमें ऑल न्यूट्रिएंट्स, जो भी आपके पोषक तत्व हैं, ऑल न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड हो जाए। कोई भी डाइट जिसमें आपके सारे न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड हो, जो आपकी बॉडी को मेंटेन करते हो, ग्रोथ देते हो, एनर्जी प्रोवाइड करते हो, वो सब मिला के एक बैलेंस डाइट होती है। ठीक है, इजी। तो all nutrients that include all requirements to fulfill the needs of our body। क्या नीड्स है हमारी बॉडी की? सभी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट। हमारी बॉडी की क्या नीड्स है? सभी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जब हम इन्हें एक्यूरेट अमाउंट में लेते हैं, जितना हमें जरूरत है, किस लिए जरूरत है? ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, इम्यूनिटी के लिए और हमारी एनर्जी के लिए। तो वो सब मिलके जो डाइट बनती है वो बैलेंस डाइट कहलाती है। WHO ने कुछ स्टैंडर्ड्स भी सेट किए हुए हैं, कुछ मानक सेट किए हुए हैं। तो WHO के स्टैंडर्ड्स क्या है, हमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, कभी कभार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। WHO आपको बताता है कि आपको कार्ब्स कितने लेने हैं, और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी बार भी आया है कि डाइट डेटा पूछ लेते हैं उठा के कि कितना क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले प्रोटीन का देख लेते हैं। प्रोटीन इनटेक कितना होना चाहिए? प्रोटीन का क्या है ना कि ये डिपेंड करता है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि आपका वेट कितना है, बॉडी का वेट कितना है, उस पर आपका डिपेंड करेगा कि आपको प्रोटीन कितना लेना है। अभी मैं ये नहीं बोल सकती कि मुझे इतना प्रोटीन लेना है और आपको भी उतना ही प्रोटीन लेना होगा। हर इंसान के वेट के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रोटीन इनटेक होता है। ठीक है, तो कितना प्रोटीन चाहिए? जितना भी आपका बॉडी वेट है उसके 0.8 ग्राम, 0.8 ग्राम पर kg ऑफ योर बॉडी वेट। कितना चाहिए? हर किलो पर 0.8 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए, हर किलो पर, प्रति किलो आपको चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे मेरा एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मान लो अगर मेरा बॉडी वेट है 60 किलो, ठीक है, 60 kg इंटू 0.8, तो मुझे चाहिए 48 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन डेली। ठीक है, ये मैं कब की बात कर रही हूँ? जब हम नॉर्मल चल रहे हैं, बहुत ज्यादा वेट लिफ्टिंग नहीं करनी, मुझे कोई बहुत ज्यादा मसल मास नहीं बनाना, मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ।
जैसे कि मैं नॉर्मल अपने काम पे जाती हूँ, अपना काम करती हूँ, अपना डेली का एक्सरसाइज जो मेरा नॉर्मल वर्कआउट है, चलना फिरना वॉक करना, उन सब के बाद ये मेरा बॉडी वेट है, जिसे 48 ग्राम प्रोटीन चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का बॉडी वेट है 100 kgs, ठीक है, तो उसे कितना प्रोटीन चाहिए? 100 इंटू 0.8 और ये हो गया 80 ग्राम्स। इतना प्रोटीन चाहिए, 80 ग्राम्स। ठीक है, इतना प्रोटीन चाहिए। ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की मैं बात कर रही हूँ। पर अगर आप बहुत जिम जा रहे हैं, बहुत हाई, अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अपना मसल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए होगा? इससे थोड़ा ज्यादा। ठीक है, ये एवरेज नॉर्मल इंसान WHO के स्टैंडर्ड से मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट, WHO ने आपको ये भी बताया हुआ है कि आपको कार्ब्स में कैलोरीज कितनी लेनी चाहिए, आपका कैलोरी इनटेक कितना होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए आपका कैलोरी इनटेक? इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये डेटा आपको ऐसा का ऐसा ही याद करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, करना पड़ेगा। ठीक है, कैलोरी कितनी लेनी है फॉर एवरेज फीमेल, फॉर एवरेज कोई भी एवरेज महिला जो है उनके लिए कितनी होनी चाहिए? 1600 टू 2400 किलो कैलोरी, 1600 से लेकर 2400 किलो कैलोरीज। ये हमारी एवरेज फीमेल की बात है, इन्हें इतना लेना पड़ेगा कैलोरी इनटेक। ये एवरेज फीमेल क्या है? अब एवरेज फीमेल वो जो नॉर्मल है, अपना काम कर रही है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं कर रही है। जैसे कुछ महिलाएं आपने देखा होगा जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करती है, बहुत ज्यादा जैसे मजदूरी का काम कर रही है, बहुत ज्यादा खेती का काम कर रही है, जिन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो एवरेज फीमेल में नहीं है। तो हार्ड वर्किंग फीमेल के लिए कितना चाहिए होगा? कितना चाहिए हार्ड वर्किंग फीमेल के लिए, जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क कर रहे हैं, उनके लिए कैलोरी इनटेक होना चाहिए 3000 किलो कैलोरीज। तो एवरेज फीमेल को और हार्ड वर्किंग फीमेल को अलग अलग कैलोरी इनटेक की जरूरत है। कैलोरी इनटेक डिपेंड करता है आपकी बॉडी पे कि आपको कितना वर्क आप कर रहे हैं, आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी है। वहीं अगर एवरेज मेल की बात कर रहे हैं हम, जो नॉर्मल आदमी एवरेज मेल, तो उनको चाहिए 2000 से 3000 किलो कैलोरीज। कितना चाहिए? 2000 से 3000 किलो कैलोरीज। और उसी ऑन द अदर हैंड अगर बहुत हार्ड वर्किंग मैन है, जो बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क कर रहे हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी इनटेक की जरूरत पड़ रही है, तो उन्हें कितना होना चाहिए? उन्हें होना चाहिए 4000 किलो कैलोरीज, यानी कि 4000 किलो कैलोरीज की उन्हें जरूरत पड़ेगी पर डे के हिसाब से। ठीक है, हम ये जो बात कर रहे हैं ये WHO ने एक मानक दिया हुआ है, WHO का जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। तो अभी तक हमने क्या समझा है कि WHO जो है वो आपको बताता है कि एक बैलेंस डाइट क्या होती है, जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है उन सबको पूरा करते हैं, आपकी बॉडी को इम्यूनिटी देते हैं, ग्रोथ देते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। मेंटेनेंस की जरूरत क्यों है? क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी ऐसा तो है नहीं कि हम जैसे पैदा हुए वैसे के वैसे ही रहेंगे, गिरते पड़ते रहते हैं, लगती रहती है, कभी क्या होता है कभी क्या होता है, 100 बीमारियां होती है। इम्यूनिटी की जरूरत है, रिपेयरिंग की जरूरत है, तो इसलिए मेंटेनेंस चलता रहता है। ठीक है, तो अब हमने इतनी देर में ये तो समझ ही लिया कि हमें न्यूट्रिशन की जरूरत क्या है। हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, पर उसमें से जो हमें पोषण मिल रहा है, हमें उस पोषण की आखिर जरूरत क्या पड़ गई, ये भी तो ध्यान ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमें उसकी जरूरत क्या है? तो हमारी पहली जरूरत क्या होगी? सिंपल है, फॉर ग्रोथ, बढ़ने के लिए, फॉर ग्रोथ, ग्रो करने के लिए।
अगर आपने न्यूट्रिएंट्स नहीं लिए तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। जैसे आपने बहुत सारा सुना होगा कि क्वाशियोरकर बीमारी हो जाती है, मेरिस्मस हो जाता है, इस तरह के बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत छोटे रह जाते हैं, बहुत पतले दुबले से हो जाते हैं, जिनका बॉडी फुल ग्रो नहीं कर पाता है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसा नहीं बन पाता है। तो वो किस वजह से होता है? न्यूट्रिशन की कमी की वजह से। मेल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की कमी, ठीक है। कुपोषण क्या है? पोषण की कमी। कुपोषण, मेल न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन की कमी, सिंपल, ठीक है। तो ग्रोथ के लिए जरूरी है। दूसरा, फॉर एनर्जी, एनर्जी के लिए जरूरी है। एनर्जी ही नहीं होगी तो कोई काम कैसे करोगे? बिना एनर्जी के कोई काम होता है? तो आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है हर काम को करने के लिए, ठीक है। तीसरा, फॉर मेंटेनेंस। अब गिरते पड़ते हम रहते ही हैं तो हमें मेंटेनेंस की जरूरत भी पड़ेगी। मेंटेनेंस के लिए जरूरत पड़ेगी। और चौथा, इम्यूनिटी। कोई भी फॉरेन एलिमेंट्स हमारी बॉडी को अटैक ना करे, और अगर करे तो हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडीज है वो उनसे लड़ पाए और हमारी बॉडी को इम्यूनिटी दे पाए। इसलिए भी हमें न्यूट्रिशन की जरूरत होती है इम्यूनिटी के लिए, ठीक है। तो ये 4 मेजर चीजें हैं जिसलिए हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। किस लिए? ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, मेंटेनेंस के लिए और इम्यूनिटी के लिए। क्लियर? आगे चले। चलो, तो देखते हैं फिर अब न्यूट्रिएंट्स होते क्या है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स में क्या है कि 2 तरह के न्यूट्रिएंट है, एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट और एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट। नाम ही सजेस्ट कर रहा है, माइक्रो यानी कि छोटे, मैक्रो यानी कि जो साइज में बड़े हैं, अमाउंट में बड़े हैं, ठीक है। लघु और दीर्घ, गॉट इट। तो देखते हैं किस तरह से इन्हें डिवाइड किया गया है माइक्रो में और मैक्रो में। तो सबसे पहला माइक्रो देखते हैं, जो बहुत कम मात्रा में, स्मॉल अमाउंट्स में हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जिनकी बहुत स्मॉल अमाउंट में ही हमारी बॉडी को नीड होती है, स्मॉल अमाउंट्स, ठीक है। माइक्रो वैसे सजेस्ट कर ही पा रहा है नाम आपको कि माइक्रो का मतलब स्मॉल अमाउंट से ही है, आपको कम मात्रा में ये चाहिए। क्या क्या है? 2 ही चीजें, विटामिन्स, वाइटामिन्स और मिनरल्स। सुना ही होगा आपने, वाइटामिन्स, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, बहुत सारे विटामिन हमारी बॉडी में होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में हमें चाहिए होता है। इसलिए पूछ लिया जाता है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन बी की कमी से क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखा जाता है, हमें बहुत ध्यान से पढ़ना होगा विटामिन को, ठीक। और मिनरल्स, ये भी हम देखेंगे इसमें, जैसे आयोडीन की कमी से क्या होता है, आयोडीन के सोर्सेस क्या है, आयरन हो गया, पोटेशियम हो गया, बहुत सारे मिनरल्स, ठीक है। दूसरा आता है अपना मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। दूसरा क्या है अपना मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो लार्ज अमाउंट में हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। इतने लार्ज अमाउंट्स में, जैसे प्रोटीन हो गया अपना, मैक्रोन्यूट्रिएंट लार्ज अमाउंट देखा तो था, पर केजी के अकॉर्डिंग 0.8 के 8 ग्राम्स, तो ज्यादा अमाउंट हो गया। तो इसमें तो हम 3 ही चीजें पढ़ेंगे। पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा है प्रोटीन, और तीसरा है फैट और लिपिड। एक ही बात है दोनों, फैट बोल लो लिपिड बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। 3 पढ़ेंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है, मसल्स वगैरह इन सबके लिए प्रोटीन, फैट्स, इनकी जरूरत होती है। पर हमें इम्यूनिटी देना, बहुत सारी बीमारियों से बचाना, बहुत सारे एंटीबॉडीज को क्रिएट करना, इन सब का काम क्या कौन करता है? विटामिन और मिनरल्स। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन, मिनरल्स, ये सब, ठीक है। तो एक एक करके देखेंगे कितना कितना चाहिए।
विटामिन से शुरू करते हैं। तो विटामिन क्या होता है? बहुत सुना है नाम, पर पता नहीं है होता क्या है। ब्रेक डाउन करते हैं, चलो ठीक है। तो ब्रेक डाउन में ना आप ये नाम देख रहे हो, तो इस नाम के आपको दो हिस्से दिख रहे होंगे, वाइटा और दूसरा हिस्सा एमीन। लैटिन भाषा से ये लिया गया है, ठीक है। तो वाइटा और एमीन, अब इसमें हमें ये देखना होगा कि इनके मतलब क्या है। वाइटा जो शब्द है वो यहाँ पे बनता है वाइटल। वाइटल का मतलब होता है इसेंशियल, यानी कि जो बहुत जरूरी है, ठीक है। बहुत जरूरी, जैसे हम कहते हैं हमारी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स, हमारी बॉडी के इसेंशियल ऑर्गन्स, तो जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वाइटल, जैसे वाइटल ऑर्गन्स क्या हो गए आपके अकॉर्डिंग? ब्रेन, हार्ट, लिवर, वाइटल ऑर्गन्स है, इनके बिना हम जी नहीं सकते। तो वाइटल अमीन, एमीन का मतलब यहाँ पे किससे है? केमिकल्स से। एमीन का मतलब यहाँ किससे है? केमिकल्स से। और वाइटल मींस इसेंशियल, यानी कि जो बहुत नेसेसरी है, जिसके बिना जिंदा रहना पॉसिबल ही नहीं है। इसेंशियल केमिकल्स, ऐसे केमिकल्स जो हमारे लिए बहुत इसेंशियल है, उन्हें हम वाइटामिन्स कहते हैं। वाइटामिन्स, ओके, गॉट इट। चलो एक और चीज लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर्ड बाय, देखो इसकी क्या कहानी है कि एक आदमी था जिनका नाम है ल्यूनन। ल्यूनन नाम के एक साइंटिस्ट मान लो, तो तब वो बने नहीं थे साइंटिस्ट। तो उन्होंने क्या किया कि 1880s की बात है अराउंड, कि उन्होंने एक चूहे को बहुत सारी चीजें दी, अलग अलग पर्सपेक्टिव से अलग अलग चीजें दी। पर उन्हें ये पता था कि जैसे मिल्क दे रहा हूँ तो इसमें कैल्शियम है, अगर मैं सिट्रिक वाली कोई चीज दे रहा हूँ तो उसमें विटामिन सी है। इस तरह से वो अलग अलग चीजें देते गए। तो इस तरह से उन्होंने एक दिन ये डिस्कवर किया कि यार मिल्क में ऐसी तो कोई चीज है जिससे ये चूहा जिंदा है। अगर मैं इसे ये नहीं देता हूँ तो बहुत लंबे समय के बाद ये डेफिशिएंसी में आ जाएगा और ये धीरे धीरे करके मर जाएगा। तो इस तरह से सबसे पहला जो डिस्कवरी की थी वो तो की थी ल्यूनन ने। ल्यूनन ने। पर सबसे ज्यादा जो माना जाता है, जैसे अगर आप देखोगे भी बुक्स वगैरह में नाम, तो एक और साइंटिस्ट है हमारे, सी फंक, कैसिमीर फंक। इन्होंने अराउंड 1912 में किया था, इनका 1912 था इनका। 1912 में इन्होंने विटामिन डिस्कवर किया और नाम भी इन्होंने ही दिया, सी फंक ने। अगर आपके एग्जाम में आ जाए ल्यूनन और सी फंक दोनों, तो आपको प्रायोरिटी देनी है ल्यूनन को, क्योंकि सबसे पहला काम उन्हीं का था। उन्हें नहीं पता था कि इसे विटामिन बोलेंगे आगे चल के, जो भी था, पर सबसे पहला काम इन्हीं का था। ठीक है, क्लियर? कंटेंट की दिक्कत नहीं आएगी। तो वाइटामिन के बारे में इतना तो समझ लिया कि भाई बहुत जरूरी है शरीर के लिए। और आपको ये भी पता है, आपने बहुत नाम सुने होंगे, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई। बी में फिर अलग ही बी का सब परिवार चलता है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। तो हम एक एक करके इन सबको देखेंगे, इन सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले विटामिन के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये जान लो कि दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के विटामिन हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। पहला होता है वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल जो पानी में सॉल्युबल हो जाता है, घुल जाते हैं, वाटर सॉल्युबल। और दूसरे कौन से होते हैं? फैट सॉल्युबल, जो फैट, फैट मतलब वसा, इसके साथ सोल्यूट हो जाते हैं, इसके साथ घुल जाते हैं। तो कौन कौन से होते हैं विटामिन? जो वाटर सॉल्युबल होते हैं और जो फैट सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने रटी रखा होगा विटामिन बी और विटामिन सी।
और अब इसके अलावा जो भी बचे वो सब फैट वाले, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सब फैट सॉल्युबल और ये सब वाटर सॉल्युबल। ठीक है, इनके बारे में एक बात जान लो, इंपॉर्टेंट है। वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं, विटामिन होते हैं, इन्हें बॉडी में स्टोर करके रखने की जगह नहीं होती, ये बॉडी में स्टोर नहीं किए जा सकते। देखते हैं कैसे। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, ये सॉल्युबल किस में होते हैं, किस में घुलते हैं? ये सॉल्युबल इन वाटर। हमारी बॉडी की एक बहुत ही खास बात है, हमारी बॉडी वाटर उतना ही रखती है जिसे उसकी जरूरत होती है। हमारी बॉडी 60% ऑफ वाटर से बनी हुई है, वो वाटर उतना ही रखेगी जितनी हमें उसकी नीड है, उसके अलावा बाकी सबको यूरिन में पास कर देगी, पता है? ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है, कोई भी चीज एक्स्ट्रा आ जाती है, हमारी बॉडी उसे पास आउट कर देती है, स्टूल के माध्यम से या यूरिन के माध्यम से, पर हमारी बॉडी उसे रिलीज कर देती है। तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इसे स्टोर कैसे रखेंगे? नहीं रख सकते, क्योंकि जितना हमारी बॉडी को नीड होगी हमारी बॉडी उतना ले लेगी और बाकी का रिलीज कर देगी। तो ये जो होते हैं इन्हें आप स्टोर नहीं कर सकते हो, कैन नॉट बी stored in body, it cannot be stored in body, ये हमारी बॉडी में स्टोर करके नहीं रखे जा सकते। सॉरी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, वहीं पे जो फैट सॉल्युबल होते हैं उन्हें आप बॉडी में स्टोर करके रख सकते हो। सबसे पहला, स्टोर्ड इन बॉडी। अब अगर बॉडी में स्टोर हो रहे हैं तो आपके मन में ये सवाल भी तो आता होगा ना कि बॉडी में स्टोर हो रहे हैं तो कहाँ हो रहे हैं, वेयर, कहाँ पर ये स्टोर किए जा रहे हैं? तो ये स्टोर होते हैं लिवर में। अगर ये हमारी बॉडी में स्टोर हो रहे हैं तो स्टोर कहाँ पे हो रहा है? लिवर में हो रहा है। लिवर में एक बाइल जूस नाम का एक सिक्रीशन होता है, लिवर जो है वो फॉर्म करता है बाइल जूस को। बाइल जूस जो है वो सिक्रीट होता है लिवर में और फिर स्टोर होता है कहाँ पर? गॉल ब्लैडर में जाके, और वहां पर सिक्रीट होता है। फॉर्मेशन इन लिवर, सिक्रीशन इन गॉल ब्लैडर। ठीक है, कहाँ पर? क्लियर करती हूँ। बाइल फॉर्म कहाँ हो रहा है? लिवर में, और उसके बाद स्टोर कहाँ हो रहा है? गॉल ब्लैडर में। जैसे आप लोग क्या करते हो, अगर रोज घर में सुबह नल आता होगा, आता है, हम क्या करते हैं, पानी की टंकी होती है उसे हम भर के रख लेते हैं, और दिन भर जैसे जैसे हमको उसकी यूज की जरूरत होती है, जैसे नहाना है, बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने, कुछ भी काम करना है हमें, तो फिर हम उसे काम में ले लेते हैं उस तरह से। ऐसा तो नहीं है कि नल आया और उसी वक्त आपने सारे काम करके रख लिए, ऐसा तो नहीं होता है। आप एक टैंक में उसे स्टोर करते हैं और जब आपको जरूरत होती है आप नल के माध्यम से लेते चले जाते हैं। उसी तरह से हमारा जो टैंक है वो क्या है? बाइल का टैंक है हमारा गॉल ब्लैडर। क्लियर? अब अगर क्या होगा, गॉल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो हमारे स्टोरेज में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम कब होगी? जब हमारे वाइटामिन में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो स्टोर्ड इन बॉडी, बॉडी में कहा? लिवर में। ठीक है, क्लियर? तो विटामिन ए, डी, ई, के स्टोर्ड इन बॉडी इन लिवर। विटामिन बी एंड विटामिन सी जो वाटर सॉल्युबल है वो सॉल्युबल है वाटर में और कैन नॉट बी स्टोर्ड इन बॉडी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहूंगी, जो जो भी अभी तक हमने पढ़ लिया, इसके बाद क्या याद करने की चीज आ जाएगी।
जैसे हम विटामिन्स पे चलेंगे, उनके केमिकल नाम पढ़ेंगे, सोर्सेस पढ़ेंगे, कितना कितना चाहिए होता है और कहाँ कहाँ से हमें मिलता है, नहीं मिले, कम पड़ जाए तो उसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या डिजीज हो सकती है, क्या क्या बीमारी हो सकती है। तो मैं आपको एक बार पूरा ओवरव्यू पहले दे देती हूँ। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि WHO ने कुछ स्टैंडर्ड्स दिए थे हमें। स्टैंडर्ड्स में उसने बताया कि एक बैलेंस डाइट क्या होता है। बैलेंस डाइट वो होता है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो, सारे पोषक तत्व हो जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। ठीक है। दूसरा उसने बताया कि आपको कैलोरी कितनी लेनी है, आपका कैलोरी इंटेक कितना होना चाहिए। एवरेज वुमन का बताया था मैंने कितना कि 1600 से लेकर 2400 किलो कैलोरीज, और एवरेज मेल का 2000 से 3000 किलो कैलोरीज। वहीं पर अगर हार्ड वर्किंग फीमेल है तो आपको 3000 किलो कैलोरीज लेना पड़ेगा, और वहीं पे अगर हार्ड वर्किंग मेल है तो आपको 4000 किलो कैलोरीज लेना पड़ेगा। उसके बाद हमने देखा था कि प्रोटीन का कैसे निकालते हैं। तो हमने सबके वेट, जिसका भी अपना अपना वेट जिसको भी निकालना है, सब अपने अपने वेट से मल्टीप्लाई करो किसको 0.8 ग्राम्स को पर केजी 0.8 ग्राम्स। ठीक है। मैंने 60 केजी वाला एग्जाम्पल दिया था, 100 केजी वाला एग्जाम्पल दिया था, उस अनुसार सब अपना अपना निकालो। ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा था कि न्यूट्रिएंट्स हमें जरूरी क्यों है, पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए जरूरी क्यों है? ग्रोथ के लिए जरूरी है, एनर्जी के लिए जरूरी है, मेंटेनेंस के लिए जरूरी है, और इम्यूनिटी के लिए जरूरी है। जैसे आपने देखा होगा कि जब कोरोना आया था 2020 में, जब कोरोना आया था ना, तो सबके घर वाले ऐसे कहते थे कि काढ़ा पियो और नींबू पानी पियो कहते थे, और लिम्सी वाली टैबलेट्स बहुत ज्यादा उन दिनों चलने लगी थी, वो लिम्सी की विटामिन सी की गोलियां आती थी। तो क्यों ये सब चीजें? क्योंकि इनसे आपको वो पोषक तत्व मिलते हैं। जैसे काढ़ा बनाते हो, काढ़ा में क्या अदरक डालते हो, लौंग डालते हो, काली मिर्च डालते हो, बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन ए का, बहुत अच्छा सोर्स है। उससे आपको विटामिन ए मिलता है, आपकी आंखों की रोशनी अच्छी होती है, और उससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। जैसे हॉस्पिटल में कोई बीमार होता है, किसी का ऑपरेशन या कुछ भी हुआ होता है, डॉक्टर कहता है ना कि इनको मौसमी का जूस पिला दो। तो क्यों? मौसमी क्या है, सिट्रिक एसिड वाला फ्रूट है, उसमें विटामिन सी है, तो हमें इम्यूनिटी तो दे ही रहा है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ा रहा है, प्लस हमारे जो प्रॉब्लम है, हमारी जो बीमारी है, उससे हमें लड़ने में हेल्प कर रहा है। तो क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है तो हमारी बॉडी मेंटेनेंस होता चला जाता है, रिपेयरिंग की जरूरत तो पड़ती है ना आखिर। ठीक है। दूसरा, एनर्जी के लिए हमें एनर्जी की बहुत जरूरत होती है, हर काम के लिए एनर्जी की नीड है। और चौथा, हमारी ग्रोथ के लिए, बढ़ोगे नहीं तो कैसे करोगे काम, कुछ भी बढ़ना तो जरूरी है ना, ग्रोथ तो जरूरी है। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। वाइटामिन्स के बारे में पढ़ा था, फिर वाइटामिन्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। मैंने पिछले 2-3 एग्जाम्स में ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही देख लिया है कि इनमें से कौन सा फैट सॉल्युबल विटामिन है, कौन सा वाटर सॉल्युबल विटामिन है। आई नो ये आप लोगों को सबको पता होगा, इस पॉइंट तक तो ये सबको पता होता ही है, पर फिर भी एग्जाम में कंफ्यूज हो जाता है, तो देखना पढ़ना जरूर है। तो विटामिन ए से शुरुआत करता है। तो विटामिन ए से शुरुआत करते हैं। अब जब हम हर एक एक विटामिन्स को पढ़ेंगे तो हम क्या क्या देखेंगे, हम देखेंगे एक तो इनके केमिकल नेम, दूसरा इनका काम क्या है, फंक्शन क्या है, सोर्स क्या है, और डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या क्या हो सकता है। ठीक है। तो सबसे पहला हो गया हमारा विटामिन ए। अच्छा, विटामिन के बारे में भी एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि ए, बी, सी, डी, ई और के। ठीक है। इसके अलावा बी में भी फिर B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। बी जो है, विटामिन बी जो है, उसका अपना एक अलग ही परिवार है, इसको हम अलग से ही पढ़ेंगे। इस पूरे परिवार को मिला के क्या बोलेंगे, इस पूरे विटामिन बी के परिवार को मिलाकर हम बोलेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स।
किसी भी विटामिन की कमी हो जाती है आपको तो बोलते हैं ना विटामिन बी की बिकोसोल कैप्सूल ले लीजिए, बिकोसोल करके कैप्सूल आता है, तो वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ही कैप्सूल होता है, तो उसमें क्या है, सब विटामिन एक अप्रोप्रिएट मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि आपको सब मिल जाता है। तो इसलिए हम इससे विटामिन बी को हम थोड़ा अलग पढ़ेंगे, विटामिन ए से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है? सबसे पहले तो विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है? केमिकल नेम क्या होगा? रेटिनॉल। आप लोगों ने सुना होगा आजकल सीरम्स आता है, स्किन केयर मार्केट चल रहा है, मेकअप मार्केट में, इन सब में बहुत सारे सीरम्स आते हैं कि इसमें रेटिनॉल है, इसमें ये है, एंटीऑक्सीडेंट्स है। आपने सुना है एंटीऑक्सीडेंट्स? एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं उसमें बहुत ज्यादा मतलब जो जरूरी होता है वो होता है विटामिन ए। विटामिन ए एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो लिख लेते हैं कि क्या है। इम्यूनिटी बूस्टर है। विटामिन ए क्या है आपका? इम्यूनिटी बूस्टर। मतलब इम्यूनिटी बूस्टर, विटामिन ए जो है वो आपके रोग निवारक क्षमता में बहुत उच्च है, आपकी रोग निवारक क्षमता को बहुत बढ़ा देता है। ठीक है, दूसरा इसका केमिकल नेम रेटिनॉल मैंने बता ही दिया है। तीसरा, इट्स अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट, बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है क्या? विटामिन ए। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट होता है जब सन सन बना देता है, जब सन की यूवी रेज हमारी स्किन पे पड़ती है। यूवी रेज जब हमारी, जैसे मान लो ये हमारी स्किन है, तो जब सन की यूवी रेज हमारी स्किन पे पड़ती है तो हमारी स्किन से क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलीज होता है। इलेक्ट्रॉन्स रिलीज, इलेक्ट्रॉन्स हमारी स्किन को छोड़ के निकल जाता है, भाग लेते हैं। कब? जब सूर्य से यूवी रेज हमारी स्किन पे पड़ रही है, तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बचा यहाँ पर? फ्री रेडिकल बचा। फ्री रेडिकल बचा ना। तो इस फ्री रेडिकल से क्या होता है, हमारी स्किन खिंचने लगती है, रिंकल्स आ जाते हैं, दैट मीन्स एजिंग के साइंस बढ़ जाता है, बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, बुजुर्ग हो जाते हो जल्दी। ठीक है, तो उसके लिए फिर हमारा डॉक्टर क्या कहता है, कोई भी क्या कहता है, स्किन केयर अगर डर्मेटोलॉजिस्ट है, स्किन केयर स्पेशलिस्ट है, क्या कहते हैं कि आप क्या लगाओ? सनस्क्रीन लगाओ। हम्म सनस्क्रीन क्या करती है? जैसे आपने लगाया सनस्क्रीन, सनस्क्रीन जो है आपके स्किन पर एक बैरियर बना देती है। बैरियर बनाने के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज नहीं हो पाते और ये फ्री रेडिकल बन नहीं पाते, तो आपकी स्किन में वो खिंचावट बनी रहती है, आपका इलास्टिसिटी बना रहता है और आपके रिंकल्स नहीं आते हैं। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम क्या है? बेसिकली हमारी एजिंग को डिले करना। ठीक है, बुढ़ापे को लंबा खींच देना, सिंपल सी बात है। क्लियर? एंटीऑक्सीडेंट क्या है? विटामिन ए, तो इसलिए विटामिन ए लेते रहो, अपनी स्किन को ठीक रखते रहो। आज का टिप तो ठीक है। एक आपने देखा होगा कि क्रिकेट आप देखते होंगे, तो क्रिकेट जब देखते हो तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो क्रिकेटर्स होते हैं वो कुछ सफेद सफेद सा ऐसे लगा के रखते हैं, लगा के रखते हैं ना, तो वो क्या होता है? जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड का पाउडर होता है, जो उनकी स्किन को सन से बचाता है, जो पाया जाता है महंगी महंगी सनस्क्रीन्स में। खैर, अगर आप नॉर्मल अपना विटामिन ए टाइम टू टाइम ले रहे हो तो आपको उतनी महंगी सनस्क्रीन्स की जरूरत है नहीं। ठीक है, तीसरी चीज, इसके सोर्सेस क्या हैं?
बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन ए का गाजर, गाजर खाओ, कैरेट्स, ठीक है, बहुत ही अच्छा सोर्स है कैरेट्स। दूसरा ड्राई फ्रूट्स, बहुत अच्छा खासा विटामिन ए का सोर्स एक पालक भी होता है, जो सर्दियों में बहुत ज्यादा होता है। मम्मी कहती है ना पालक खाओ, आंखों के लिए ठीक होगा। तो स्पिनच, एग्स, मिल्क, ये हमारे सोर्सेज होते हैं विटामिन ए के। जैसे गाय का दूध देखा होगा ना, हल्का सा पीला पीला होता है, हल्का सा येलोविश जो होता है गाय का दूध, उसमें एक विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। कौन सा? कैरेटीन, ठीक है। तो इस वजह से वो हल्का सा येलोइश कलर देता है। तो जो काउ मिल्क होता है उसमें भी विटामिन ए होता है, ठीक है। तो अगर इसकी कमी हो जाए, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 ही चीजें मैं आपको बता देती हूँ, याद ही करनी पड़ेगी। क्या क्या होता है इसकी कमी से? बहुत ही ज्यादा आप लोगों ने ये सुना होगा, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, जिससे रात में आपका जो विजन है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, रात में देखने में तकलीफ होती है। सुना होगा आपने, रतौंधी कहते हैं इसे, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, ठीक है। रात को देखने में दिक्कत आएगी। और एक और लिख लो, जेरोफ्थेल्मिया, जेरोफ्थेल्मिया, जेरोफ्थेल्मिया का क्या मतलब होता है, क्या होता है इसमें? अब कुछ ना कुछ तो आंखों से रिलेटेड होगा, आइज से रिलेटेड होगा। जीरो का मतलब होता है ड्राई, ड्राई, सूखा। और थैलेमिया, आइज, दैट मीन्स ड्राइनेस इन आईज, आंखों में ड्राइनेस। आप जब अपने आंखों के ऊपर ऐसे हाथ लगा के देखते हो तो कुछ यहाँ पर ऐसा सा फील होता होगा कि कुछ तो ऊपर टच हो रहा है थोड़ा फिंगर से। जब आईज को अंदर के अंदर ही मूव करोगे तो कुछ तो फील होगा। क्या होता है वो? लेंस होता है, कॉर्निया होता है। तो वो जो कॉर्निया है वो बहुत ड्राई हो जाता है ज़ेरोफ्थेल्मिया के कारण। और जब हम आंखों को, हमारी पलकें झपकाते हैं या फिर हम इस तरह से भी करते हैं तो बहुत ज्यादा ड्राइनेस फील होती है। लोग ये भी कहते हैं कि आंखों में से छिलने लग जाता है, दर्द होने लग जाता है, फिर उसके लिए बहुत सारी ड्रॉप्स आती है। तो वो होता है ज़ेरोफ्थेल्मिया, ठीक है। तो आपको जरूरत है विटामिन ए लेने की, अगर आपको अपनी आंखें ठीक रखनी है तो, ठीक है। तो सम अप करते हैं आज के लिए। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने बेसिक्स पढ़ा कि न्यूट्रिएंट्स फूड्स में क्या क्या, कौन सी चीज हमें लेनी जरूरी है, प्रोटीन, कार्ब्स, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। दूसरा हमने देखा कि विटामिन्स के बारे में हमने बेसिकली देखा कि फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल कहाँ स्टोर होता है, किसकी कितनी जरूरत होती है। और आज हमने जो सबसे पहला विटामिन पढ़ा है वो है विटामिन ए। इसके हमने सोर्सेस पढ़े हैं, कैरेट, स्पिनच और एग, मिल्क, ये सब हमने पढ़ा है। और इसकी कमी से क्या क्या होता है हमने वो देखा, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी और ज़ेरोफ्थेल्मिया यानी कि आंखों का सूखापन, ड्राइनेस इन आईज, आईज में भी कहा, कॉर्निया में, आईज में भी कहा, हमारे कॉर्निया में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।